चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन देखें। जो हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट मीन्स क्या। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछे, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, उसमें ये भी बताता जाऊंगा कि अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे उसे। जैसे अगर आपको सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पूछे कि भाई मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो, 2 मार्क में अगर पूछा जाए व्हाट इज मैनेजमेंट, उसे एक्सप्लेन करो, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सिंपल सा बताएंगे कि भाई जनरली जो है वो 3 टाइप के बिजनेस आते हैं। बिजनेस के 3 टाइप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ध्यान है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकेला बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप जो साथ में मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा लोग, और कंपनी कि जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं। तो बिजनेस के जनरली 3 टाइप होते हैं, कि जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ना, उसमें मैनेजमेंट जनरली वो लोग खुद करते हैं, बराबर ना। जो भी कामकाज संभालना होता है वो लोग खुद ही संभालते हैं। लेकिन कंपनी, तो कंपनी में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूर होती है। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे तो पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन दोनों से ज़्यादा कंपनी में हमें मैनेजमेंट की ज़रूर ज़्यादा होती है। और मैनेजमेंट प्रॉपरली किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, कि जैसे आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो 3 डेफिनेशन दी गई है। कून्स एंड ओ डोनल की डेफिनेशन है, लिविंगस्टन की डेफिनेशन है, और जॉर्ज आर टेरी की। इन तीनों की डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो। और अगर तीनों की डेफिनेशन सपोज याद न रहे, तो एक मेन डेफिनेशन याद कर लो कि मैनेजमेंट मीन्स क्या। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट कहलाता है कि दूसरों से काम करवाने की कला। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि दूसरों से काम करवाने की कला, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। सही बात है ना। ये डेफिनेशन कून्स एंड ओ डॉनल की डेफिनेशन है। तो अगर कभी आपको पूछे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, सिर्फ उसे एक्सप्लेन करो, तो इतने पॉइंट को आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो। 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके 4 से 5 पॉइंट। और अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे, कि जैसे आपको पूछा जाए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछो, तो उसमें पहले जो है वो 1 या 2 लाइन इनकी डेफिनेशंस या उसे एक्सप्लेन किया करो, और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक शुरू किया करो। ठीक है ना। कल भी मैंने बोला था कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेटर होनी चाहिए। तो डेफिनेशंस पहले ये याद करो, चैप्टर भी जब याद करो तो इतने पॉइंट से ध्यान रखना, पहले इनकी डेफिनेशंस याद कर लो, फिर नेचर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ना, तो उनमें मेनली ये पॉइंट आते हैं। जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस, कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही अप्लाई नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। कि भले फिर वो मिलिट्री की फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, किसी में भी हो, हर एक में जो है वो मैनेजमेंट अप्लाई होता है। इसलिए वो यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाता है मैनेजमेंट। दूसरा, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। जब तक कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी का गोल ना होगा, तब तक मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट कोई भी गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। अगर गोल ना हो तो मैनेजमेंट हम किस चीज़ का करें। सही बात है ना। दूसरा, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेले पर्सन का जो है वो मैनेजमेंट वर्क नहीं करता, मतलब मैनेजमेंट एक अकेला इंसान नहीं कर पाता। वो ग्रुप एक्टिविटी है कि जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर वो मैनेजमेंट करते हैं। आप लोगों को भी ध्यान है कि मैनेजमेंट में सबसे ऊपर जैसे हेड होते हैं, फिर सुपरवाइजर वर्क करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है ना। इवन इंटरनल बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल जो पर्सन्स होते हैं वो मिलकर उस मैनेजमेंट को सक्सेस बनाते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कहलाती है, कोई सिंगल पर्सन की एक्टिविटी नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा चलती हुई प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बिजनेस जब शुरू किया एक बार मैनेजमेंट किया और ख़त्म, नहीं। अगर आप एक बार मैनेजमेंट शुरू करते हो तो उसे कभी भी डिसकंटिन्यूड आप नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक मैनेजमेंट भी कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए मैनेजमेंट वो कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। मैनेजमेंट ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट किसका किया जाता है, तो मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस और ह्यूमंस के थ्रू ही किया जाता है।
बराबर ना, लोगों का ही मैनेजमेंट किया जाता है और लोगों के थ्रू ही किया जाता है। इसलिए उसे कहते हैं ना कि मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस, कि बाय ह्यूमन, मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन फॉर ह्यूमन एंड टू द ह्यूमन, और इसीलिए मैनेजमेंट ह्यूमन प्रोसेस कहलाता है। दूसरा, ये डिसीजन प्रोसेस है। मैनेजमेंट में हर वक्त कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर मुझे कोई सेल करनी है तो मैं सेल कैसे करूं, कि डायरेक्ट सेलिंग करूं कि बीच में कोई होलसेलर के थ्रू सेलिंग करूं। ये अगर मुझे मैनेजमेंट, इतना मैनेजमेंट भी करना है तो एक डिसीजन लेना होगा ना, कि डायरेक्ट सेलिंग करूं कि होलसेलर के थ्रू सेलिंग करूं। इसीलिए मैनेजमेंट में हर पल कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस कहलाती है? डिसीजन प्रोसेस। एंड मैनेजमेंट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन है। मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि मैनेजमेंट के भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे साइंस में होते हैं। साइंस में पर्टिकुलर रूल्स होते हैं ना, उनके थ्रू ही साइंस वर्क करता है। वैसे मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स हैं। वैसे ही आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट मीन्स कि कोई भी वर्क करने के लिए जब आपको स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल इंटेलेक्चुअल की अगर ज़रूर पड़ती हो तो वो आर्ट कहलाता है। अगर पियानो बजाना वो एक आर्ट है, हर कोई नहीं बजा सकता, उसके लिए पहले स्किल लेनी पड़ती है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट करना भी एक आर्ट है, हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता, पहले उसके लिए स्किल लेनी पड़ती है। एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब वो कहलाता है कि जिसके अंदर जो है कोई पर्टिकुलर नॉलेज लेकर कोई एक्सपर्ट के थ्रू जो है वो काम करवाया जाता हो, तो वो पर्टिकुलर प्रोफेशन कहलाए। जैसे जो है वो टीचिंग एक प्रोफेशन है, टीचर वो एक प्रोफेशन पर्सन कहलाया। ठीक है ना, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब एक तरह के प्रोफेशन कहलाते हैं ना। ठीक है ना, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर एक्सपर्ट के थ्रू ही करवाया जाता है। डॉक्टरी का वर्क हर कोई कर सकता है? नहीं ना, उसके लिए उन्हें पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, फिर उस एक्सपर्ट के थ्रू ही वो डॉक्टरी का वर्क करवाया जाता है। क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं ना। उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए भी पहले मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, डिग्री हासिल करनी पड़ती है, और उसके बाद ही कोई एक्सपर्ट के थ्रू ही वो मैनेजमेंट करवाया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन तीनों है। ठीक है ना, ये क्या हुआ? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉइंट्स उनमें ध्यान देना, जब आप एग्जाम में लिखो भी तो ये पॉइंट्स याद करो, और उसके अंदर का मैटर वो एक या दो दो लाइन के थ्रू खुद बनाकर लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया, अगर आप उसी हिसाब से सिर्फ याद करो तो वो सेंटेंसेस खुद बनाकर लिख सकते हो। उसी तरह से आता है इम्पोर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, तो मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या? तो उसमें सबसे पहला आता है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अच्छा चलो, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताऊँ, ध्यान से। हाँ, पहले एक पॉइंट सुन लो। जैसे आपको टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट दिए हुए होते हैं ना, ये मैंने तो टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ यही पॉइंट्स लिखो। अगर आप इनमें से कोई एक आध पॉइंट, हाँ फिर सभी चेंज कर दो, ये भी फिर सही नहीं होगा, कि लेकिन अगर एक आध पॉइंट अगर आप कुछ चेंज भी करो तो भी ठीक है, बस उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मीनिंग आप समझो मैनेजमेंट का लिख रहे हो तो मैनेजमेंट की तरह ही लिख सकते हो। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, जनरली कैरेक्टरिस्टिक पर से ही इम्पोर्टेंस बनती है। जैसे इम्पोर्टेंस में दिया हुआ है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, कि मैनेजमेंट हर फील्ड में ज़रूरी है, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, लेकिन जो है वो स्कूल में भी, मतलब एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, आर्मी में, हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में, हर जगह पर मैनेजमेंट ज़रूरी है। बराबर ना, तो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट होगा तो ही वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। तो अब देखो, जैसे नेसेसरी इन एवरी फील्ड, वही कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लिखा था यूनिवर्सल प्रोसेस, दोनों सेम ही हुआ ना। ये यूनिवर्सल प्रोसेस, वही उसका इम्पोर्टेंस भी तो है, मीनिंग दोनों का सेम है कि नहीं? तो अगर आप एग्जाम में यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी जगह पर, यूनिवर्सल प्रोसेस की जगह अगर आप ये लिख दो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, तो भी करेक्ट है। या अगर इम्पोर्टेंस में इसकी जगह पर ये लिख दो यूनिवर्सल प्रोसेस, इम्पोर्टेंस में भी अगर वही लिख दो यूनिवर्सल प्रोसेस, तो भी करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं कहलाया। बरोबर ना? तो अगर कोई ये सेंटेंस इसकी जगह पर आप खुद बनाकर लिख रहे हो, कोई वर्ड्स अगर आप खुद बना के लिख रहे हो, तो वो गलत नहीं होगा। बस वो वर्ड्स आपके टॉपिक रिलेटेड होने चाहिए, वो पॉइंट्स आपके टॉपिक रिलेटेड होने चाहिए।
फिर अगर आपको यहाँ पर ये 7 पॉइंट दिए हुए हो तो इन 7 पॉइंट में से अगर आप 3-4 पॉइंट खुद बनाकर भी लिखो ना कि ये जो पॉइंट्स हैं तो भी वो गलत नहीं कहलाएंगे, ठीक है। बस हाँ वो टॉपिक के होने चाहिए, टॉपिक के बाहर के नहीं, बराबर ना। गलत पॉइंट उसमें नहीं होने चाहिए, ये खाली ध्यान देना उसमें। तो इसीलिए, और जैसे मैंने कल बताया भी था कि 2 मार्क्स में हो तो कोई भी 4 पॉइंट से याद करो, 4 पॉइंट्स एग्जाम में लिखना। 3 मार्क्स में हो तो 5 या 6 पॉइंट्स। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन हो ना उसमें जनरली 5-5 पॉइंट तो आप लोगों को नोट करके लिख दिया करो, नोट्स बनाया करो। कि जैसे नेचर याद करना है तो 5 पॉइंट्स का कोई एक नोट बना लो। तो अगर 2 मार्क्स में भी पूछे तो भी 5 में से 4 लिख सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे तो वो 5 या 1 बनाकर खुद लिख सकते हैं। इवन 5 मार्क्स में भी कभी पूछ लेना तो उन 5 में से कोई बीच में से ही 1-2 और इंक्रीज करके हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बरोबर है। तो इसीलिए ये ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ही उसे रट्टा मारो, थोड़ा सा चेंजेस होगा तो उससे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई वो गलत नहीं कहलाएगा। तो अब हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट समझे। इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक पर से ही बनती है। जैसे पहली, मैनेजमेंट का पहला फ़ायदा, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में ज़रूरी है, सिर्फ बिजनेस ही नहीं बाकी की फील्ड में भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, कि जनरली जो रिसोर्सेज आते हैं हमें पता है ना कि भाई प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स आते हैं वही रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो रिसोर्सेज आते हैं मैनेजमेंट की वजह से उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज़ होता है और वेस्टेज नहीं होता। ये मैनेजमेंट का फ़ायदा है, बराबर ना। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की वजह से ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। इसमें ये जैसे हुआ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, वही इसमें भी लिख सकते हो कि मैनेजमेंट जनरली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई गोल के लिए किया जाता है और गोल को पूरा करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट से ही गोल टाइम टू टाइम अच्छी तरह से कंप्लीट होता है, लिख सकते हैं ना ये पॉइंट्स इनमें भी। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सक्सेस के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। कि अगर हम मैनेजमेंट करते हैं ना तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिसमें मैनेजमेंट नहीं किया जाता तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट्स खुद बनाकर इसमें लिख सकते हो आप। सो यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। देन इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैनेजमेंट की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस की ग्रोथ होती है और बिजनेस की ग्रोथ की वजह से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नई नई जॉब की। अगर मेरा बिजनेस इंक्रीज होगा तो मैं ज़्यादा लोगों को नौकरियों पर रखूँगा ना, बराबर ना। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अगर किया तो बिजनेस की ग्रोथ होगी और उसकी वजह से दूसरे बाहर के ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज इन प्रॉफिट, मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस बहुत ही स्मूथली चल पाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा अच्छी तरह से। सोशल बेनिफिट, मैनेजमेंट की वजह से सोशल बेनिफिट भी होगा कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, हम पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर पाएंगे, सोसाइटी से हम लोग जो है वो कनेक्ट हो पाएंगे, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे पाएंगे, ठीक है ना कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट हम लोग सोसाइटी को दे पाएंगे और इसकी वजह से मैनेजमेंट से सोशल बेनिफिट भी मिलेगा। एंड नेशनल मोटिव, मैनेजमेंट की वजह से नेशनल मोटिव भी इनडायरेक्टली कंप्लीट होगा। नेशनल मोटिव मतलब इनडायरेक्टली पूरे देश को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी होगी, बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी होगी तो एक तरह से हम लोग जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देंगे। अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम टैक्स भी ज़्यादा देंगे ना, तो वो गवर्नमेंट का फ़ायदा। दूसरा, अगर बिजनेस की ग्रोथ होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियों पे रखेंगे, मतलब कि जो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसकी वजह से मैनेजमेंट से नेशनल मोटिव भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लियर होगा, बराबर। तो ये सब क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जैसे बेसिक पॉइंट देखे, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देखें चैप्टर का। फिर एक पॉइंट आता है जैसे चैप्टर में कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये तो हमारे नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आया था। इसमें भी अगर फिर से समझे कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंस, अगर पहले साइंस एक सब्जेक्ट की तरह समझें तो उसमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूर होती है।
उसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक चीज़ पर्टिकुलर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स या रेगुलेशंस के साथ होती है। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है साइंस में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कि अगर हम कुछ भी ये काम करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, बराबर, या तो क्यों होगा उसका ये इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है साइंस में। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी होता है कि मैनेजमेंट करने के लिए भी स्पेशलाइज नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसमें भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं कि ये मैनेजमेंट इसी तरह से किया जाता है, उसके लिए अपने रूल्स नहीं। और दूसरा, उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आता है मैनेजमेंट में भी, कि मैनेजमेंट में भी हमेशा ये चेक किया जाता है कि अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, बराबर ना। तो इसी वजह से मैनेजमेंट को भी क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर साइंस से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि साइंस में फिक्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जबकि मैनेजमेंट में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं। साइंस में रूल्स नहीं बदल सकते, ग्रेविटेशनल रूल्स है तो वो सेम टू सेम ही रहेगा, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन मैनेजमेंट में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसे हम लोग सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस है लेकिन कंप्लीट नहीं। और उसमें जॉर्ज आर टेरी ने जैसे कहा था, जॉर्ज आर टेरी, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि साइंस टीचेस वन टू नो, साइंस हमें बताता है कि भाई क्या जानना है, वन टू नो। उसी तरह से मैनेजमेंट को आर्ट भी कहते हैं, कि पर्टिकुलर आर्ट का मीन्स क्या, कि जिसमें स्किल, एक्सपर्टाइज, इनसाइट, क्लेवरनेस, ये सब विथ थियरिकल नॉलेज, कि थियरिकल नॉलेज के साथ जब ये सब चीज़ें हो ना तो वो पर्टिकुलर आर्ट कहलाता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर हमें पियानो बजाना है तो पियानो बजाने की सिर्फ थियरिकल नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, कि मैं सिर्फ बुक पढ़ लूँ पियानो ऐसे बजाना है तो उससे मैं सीख नहीं जाऊँगा, लेकिन थियरिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल, एक्सपर्टाइज, इनसाइट, क्लेवरनेस, ये सब चीज़ें चाहिए। उसी तरह से मैनेजमेंट की भी अगर आप लोग सिर्फ थियरी पढ़ लो कि भाई मैनेजमेंट की बुक पढ़ ली, मुझे तो भाई बिजनेस का मैनेजमेंट करना आ गया, वैसा नहीं। उसके लिए भी पर्टिकुलर स्किल, एक्सपर्टाइज, इनसाइट, क्लेवरनेस ज़रूरी है, और इसी वजह से मैनेजमेंट को भी आर्ट कहा जाता है। या इसमें भी जॉर्ज आर टेरी ने जैसे डेफिनेशन दी है कि आर्ट टीचेस वन टू डू, कि क्या करना है वो ये आर्ट बताता है, और कैसे करना है ये आर्ट बताता है, बराबर। और मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहते हैं हम लोग। क्यों प्रोफेशन कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अगर प्रोफेशन की बात करें तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, कि पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूर होती है, पर्टिकुलर नॉलेज की, कि अगर आपको सीए का प्रोफेशन अपनाना है तो उसके लिए पहले सीए की डिग्री चाहिए। अगर आपको लॉयर बनाना है, लॉयर बनना है तो पहले एलएलबी की डिग्री चाहिए उसमें। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। तो उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए अगर आपको मैनेजर बनना है तो उसके लिए पहले आपको बीबीए या एमबीए की डिग्री चाहिए। तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जब कोई भी प्रोफेशनल पर्सन होता है ना वो अपनी नॉलेज कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है, नई नई रिसर्च करता रहता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर बन गया तो वो एक बार डॉक्टर बन गया, जितनी बुक्स पढ़ ली, ऐसा नहीं। हर साल कुछ ना कुछ नई बीमारियां आएगी, कुछ ना कुछ नए रिसर्च होते रहेंगे। इसकी नॉलेज भी एज अ डॉक्टर उसे होनी चाहिए। तो एज अ मैनेजर भी, कि बिजनेस फील्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उसकी नॉलेज भी उसे होनी चाहिए। तो इसलिए जो प्रोफेशनल पर्सन होता है ना वो कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज और रिसर्च इंक्रीज करता रहता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं उनकी पर्टिकुलर एसोसिएशन बनी हुई होती है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, लॉयर्स होते हैं तो लॉयर्स की एसोसिएशन, एक संस्था बनी हुई होती है। उसी तरह से अब जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उनकी भी अब पर्टिकुलर एसोसिएशंस बनती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर प्रोफेशनल पर्सन के उनकी एसोसिएशन के थ्रू कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार होते हैं। कि जैसे कोई अगर सीए बना हुआ है तो सीए की एसोसिएशन के थ्रू उनके रूल्स रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, कि हर एक सीए को यही काम करना है, इसी तरह से करना है। उसी तरह से जब मैनेजमेंट का पर्सन भी होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी भी एसोसिएशंस के थ्रू ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं, और वो कोड ऑफ कंडक्ट हर एक मैनेजर को अपनाने होते हैं। ठीक है ना, उसे ओबे करना होता है, उसे मानना होता है उन्हें। एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रोफेशनल एक तरह की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोफेशन मतलब हम लोग किसी को सर्विस देते हैं। जैसे डॉक्टर अगर प्रोफेशन है तो हम लोग सर्विस देते हैं, सामने वाले का इलाज करते हैं।
तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सामने वाले का ईमानदारी से सही तरह से इलाज करें, कि उसमें कोई भी तरह की बेईमानी हम ना करें। उसी तरह से अगर कोई मैनेजर है ना, तो वो अपने बिजनेस को संभालता है, अपने बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, तो उसमें उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने बिजनेस का ईमानदारी से मैनेजमेंट करे, कोई भी तरह की बेईमानी ना करे उसमें, ठीक है ना। और इसी वजह से प्रोफेशन में ये सब जो क्वालिटीज़ आती है ना, यही क्वालिटीज़ मैनेजर में भी आती है। इसी वजह से मैनेजमेंट वो क्या कहलाता है, एक तरह का प्रोफेशन कहलाता है। फिर जैसे दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस में मैनेजमेंट की अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरह का मैनेजमेंट होता है, कि जिसे जनरली 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें सबसे पहले अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझें, तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन काम करते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब टॉप लेवल में काम करते हैं। और इनका मेन वर्क क्या होता है, तो जैसे ले डाउन ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के गोल डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, कि बिजनेस में एक्चुअली करना क्या है, वो ये डिसाइड करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन क्या है, सिलेक्ट ऑफिसर्स एंड असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग अलग ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना कि कौन सी पोस्ट पे कौन काम करेगा, उनकी क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ये सब सिलेक्ट करना और उन्हें असाइन करना, मतलब उन्हें सौंपना, ये काम भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग करते हैं। दूसरा, सैंक्शन द बजट, कि बजट को रेडी करना और अप्रूव करना, कि बिजनेस का बजट क्या होगा। बजट आपको पता है ना, कि जैसे पूरे साल में बिजनेस की कितनी इनकम होगी और कितने एक्सपेंसेस होंगे, उसका एक बजट तैयार करना। तो ये भी बजट ये तैयार करते हैं और अप्रूव करते हैं। सैंक्शन द बजट, ये इनका काम है। दूसरा, मेक स्ट्रेटेजीज, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, कि अगर हमें साल में ये गोल पूरा करना है तो उसके लिए क्या प्लानिंग करें, क्या नया काम करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं हम लोग। तो ये स्ट्रेटेजी बनाने का काम भी टॉप लेवल का है। देन एनालिसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी तरह की जो है वो सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती हो, तो उसको एनालाइज करना कि भाई क्यों सिचुएशन ख़राब हुई, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और उसे सॉल्व करना, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी मेन काम इनका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि कितना प्रॉफिट हमें रखना है, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है, कितना प्रॉफिट दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, कितना हमारे वर्कर्स को देना है, सैलरी इंक्रीज कितनी करनी है, बोनस कितना देना है। तो उस प्रॉफिट का एक्चुअली क्या करना है, तो ये भी मेन डिसीजन कौन लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, बराबर ना। ये सब टॉप लेवल के वर्क हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये वर्क हैं, बराबर। ध्यान रखना, ये नोट्स है या तो लिख लेना, कि इन्हें शॉर्ट में याद कर लेना कि हाँ टॉप लेवल में इतना वर्क हमें करना है। उसके बाद मिडल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो उसमें आते हैं डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स या तो एक्सपर्ट, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट, जैसे प्रोडक्शन के एक्सपर्ट, सेल्स के एक्सपर्ट, परचेज के एक्सपर्ट्स। तो अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसलिए मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट आती है ना, ये जो मिडिल लेवल कहलाई उसे ऑफिसर्स लेवल कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ऑफिसर लेवल। और इनके वर्क क्या, तो इम्प्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, जो टॉप लेवल से जो भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें अमल में लाना। उन्होंने टॉप लेवल ने इनको कहा कि भाई ये काम करो, तो वो काम करना, ये इनका काम है, ठीक है ना। वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ये इनका मेन वर्क मिडल लेवल मैनेजमेंट का। प्रिपेयर बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो हर एक डिपार्टमेंट के बजट तैयार करना और वो इन्हें पहुंचाना, टॉप लेवल तक पहुंचाना, कि जिससे वो सेंक्शन कर सके, वो अप्रूव कर सके। तो वो छोटे छोटे बजट बनाने का काम इनका है। देन फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स, मेथड, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, वो इन्हें काम सौंप देते हैं कि ये काम करो। अब वो कैसे काम करना है, वो जवाबदारी इनकी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। तो वो काम करने की अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। ये काम मिडल लेवल का है, कि इन्होंने काम सौंप दिया इनको
कि भाई एक साल में ये काम या एक महीने में इतना काम पूरा करना है, तो उसके लिए नई नई मेथड्स बनाने का काम, फॉर्मुलेट करने का काम वो मिडल लेवल का है। देन मोटिवेट एम्प्लॉयज़, मिडल लेवल का दूसरा वर्क कि जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना, कि जिससे जो है वो उनमें उनका जोश कंटिन्यू बना रहे, कि वो अच्छी तरह से काम करते रहें, क्योंकि वो काम करेंगे तो ही इन्हें फ़ायदा होगा और उसी से ही इनको फ़ायदा होगा। सो मोटिवेट एम्प्लॉयज़, मेक कोऑर्डिनेशन, कि एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे से जोड़ के रखना, हर एक वर्कर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। और खासकर मिडल लेवल, वो टॉप लेवल और बॉटम लेवल, इन दोनों के बीच का एक तरह का कनेक्शन ये कहलाता है। तो इन दोनों के बीच का भी कोऑर्डिनेशन बनाने का काम वो इस मिडल लेवल मैनेजमेंट का है, बरोबर ना, सबको जोड़ कर रखना, समझो वो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम। देन सुपरवाइज वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट में जो भी काम काज हो रहा है उसे सुपरवाइज करना, उसे ध्यान देना कि हर काम बरोबर हो रहा है कि नहीं, टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना भी इनका काम है। एंड देन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑफ टॉप लेवल, और जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सीईओ होते हैं, तो इन्हें अगर कभी कोई डिसीजन लेना हो तो उन्हें ये मिडल लेवल उन्हें हेल्प करती है, उन्हें सजेशन देती है। जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो ये इनसे सजेशन मांगते हैं कि भाई क्या काम किया जाए, और ये मिडल लेवल उन्हें हेल्प देती है, उन्हें सजेशंस देती है कि भाई इस तरह से काम करो या इस तरह से डिसीजन लो तो वो बेटर रहेगा। तो ये सब फंक्शन मिडल लेवल के हुए। और उसके बाद आता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। बॉटम लेवल सबसे जो है वो आखिरी लेवल, जिनमें जनरली सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, हेल्पर्स, ये सब इसमें आते हैं। इस लेवल को सुपरवाइजर लेवल भी कहते हैं, या तो बॉटम लेवल भी इसे कहा जाता है। और इनके फंक्शंस क्या, तो सबसे पहला फंक्शन वही सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जितने भी एम्प्लॉयज़, जो सबसे आखिरी में जो एम्प्लॉयज़, जो मेन वर्कर्स होते हैं, कि जैसे फॉरमैन, जॉबर्स होते हैं, जो सबसे लो पोस्ट पे काम करते हैं, तो वो सब बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें सुपरवाइज करने का काम इनका है। देन प्लान रूटीन वर्क, जो बड़ा मैनेजमेंट होता है ना, या बड़ा कोई गोल होता है ना, वो ये कंप्लीट करते हैं कि भाई पूरे साल में इतना काम कंप्लीट करना है। समझो साल के हिसाब से मंथली वर्क ये करते हैं कि पूरे महीने में इतना काम करना है। लेकिन रूटीन वर्क क्या, रोज का रोज क्या, कि आज सुबह सब लोग ऑफिस में आए हैं तो आज कितना काम पूरा करना है, ये प्लानिंग ये करते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट में, बराबर ना, कि आज ऑफिस शुरू हुई तो शाम तक इतना काम पूरा हो जाना चाहिए, तो वो रूटीन वर्क वो ये डिसाइड करते हैं। देन फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये भी बॉटम लेवल का है, कि कोई नया वर्कर आया तो उसे ट्रेनिंग देना, उसे समझाना बिजनेस में ऐसे कामकाज होता है, उसे ट्रेनिंग देना, या फिर प्रमोशन या ट्रांसफ़र करना, कि कोई अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसे प्रमोट करना, बड़ी पोस्ट पर ले जाना, ठीक है ना। और या तो फिर कोई काम सही नहीं कर रहा है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये सब वर्क भी कौन डिसाइड करता है, बॉटम लेवल का मैनेजमेंट। देन रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का वर्क, बरोबर ना, इनमें जो फॉरमैन होते हैं उनका मेन वर्क यही होता है कि बिजनेस में कोई भी रिपेयरिंग वर्क हो जाए, कोई भी तरह का अगर डैमेज हो तो वो रिपेयरिंग करना, उन्हें मेंटेन रखना, कोई भी मेंटेनेंस का वर्क हो ना, छोटा मोटा सब काम, तो वो हर एक काम ये संभालते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट के। देन अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, कि जब कोई प्रोडक्शन का वर्क होता है तो उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, तो उन सब का अरेंजमेंट भी यही डिसाइड करते हैं। ये सब नहीं डिसाइड करते टॉप लेवल या मिडल लेवल में, ये डिसाइड नहीं होता कि अगर शर्ट बनानी है तो कॉटन कितना चाहिए, कैसी मशीन्स चाहिए, कितने उसमें इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये सब डिसीजन यहाँ बॉटम लेवल पे लिया जाता है। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, दूसरा वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, जनरली वर्कर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, भाई हमारी मांगे पूरी करो, तो ऐसे अगर वर्कर्स की कोई डिमांड हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार है आज नहीं आ पाया, तो उसका काम कौन करेगा, तो ऐसे छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स एंड मेक रिपोर्ट एंड फॉरवर्ड टू द अपर लेवल। और दूसरा ये इनका आखिरी और मेन फंक्शन, कि रिपोर्ट तैयार करना, रोज की रोज रिपोर्ट तैयार करना, कि आज हमने पूरे दिन में इतना काम किया, और वो रिपोर्ट अपर लेवल में ट्रांसफ़र करना, कि ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हाँ पूरे दिन में हमने इतना काम किया, और वो मिडिल लेवल को भेजते हैं कि देखो हमारा इतना काम हुआ, ये फिर
टॉप लेवल को भेजते हैं, बराबर ना। तो मैनेजमेंट जो होता है वो इस 3 लेवल पे होता है। ये तीनों लेवल अच्छी तरह से देखो तो फिर दूसरा पॉइंट देखें हम लोग। अब उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जनरली जब हम बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं तो उस मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं वो। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर समझे ना, तो पहले से लेकर आज तक अलग अलग जो भी मैनेजमेंट गुरुज हुए हैं उन्होंने अलग अलग फंक्शंस बताए हैं। कि जैसे कुन्स एंड ओ डोनल ने 5 फंक्शंस बताए थे, कि जिनमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब फंक्शंस आते हैं। उन्होंने 5 अलग अलग अपने हिसाब से फंक्शंस बताए थे कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं। हेनरी फेयोल ने भी 5 फंक्शंस बताए थे। पीटर ड्रकर ने 3 फंक्शंस बताए थे। ल्यूथर ग्यूलिक उन्होंने 7 फंक्शंस बताए थे कि मैनेजमेंट करने के लिए 7 एक्टिविटी करने की ज़रूर है। एंड जॉर्ज टेरी ने 4 फंक्शंस बताए थे। तो हर एक मैनेजमेंट गुरुज ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग फंक्शंस बताए थे उनके टाइमिंग के हिसाब से, बरोबर। जो उनके टाइमिंग के हिसाब से जो फंक्शंस हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और इनमें बेसिकली अब आज के प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में देखे जाए ना, तो इन सबको मिक्स करके जनरली ये फंक्शंस किए जाते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में जनरली ये फंक्शंस करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब फंक्शंस वो मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस कहलाते हैं। अभी मैं तो सिर्फ सबको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर ही हमारे आगे के बाकी के सब चैप्टर्स हैं। बाकी के सब चैप्टर्स इनके ऊपर ही हैं जिनमें इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर प्लानिंग के बारे में बात करें तो प्लानिंग मीन्स क्या, कि फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, फ्यूचर डिसाइड करना कि हमें कब कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, बरोबर ना। कि फ्यूचर के लिए डिसाइड करना कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है, तो ये एक तरह की प्लानिंग कहलाती है ना। प्लानिंग वो बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, क्योंकि शुरुआती प्लानिंग से होती है। जब आप बिजनेस में मैनेजमेंट की शुरुआती प्लानिंग से, कि अगर प्लानिंग ही सही तरह से नहीं होगी तो मैनेजमेंट की बाकी की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। बाकी की सभी एक्टिविटीज़ वो प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंडेड होती हैं, सही बात है ना। उसके बाद अगर प्लानिंग अच्छी तरह से हो जाए तो सेकंड फंक्शन किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या, कि आपके बिजनेस का एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार करना, कि आपके बिजनेस में कितने लोगों की ज़रूर है, कौन सी पोस्ट पे कितने लोग होंगे, कितने लोग किसके अंडर में काम करेंगे। तो ऐसा बिजनेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करना, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना, बराबर ना। जैसे अगर एक स्कूल शुरू होता है तो स्कूल शुरू होने के लिए प्रिंसिपल या ट्रस्टीज़ वो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई स्कूल में कितने क्लास होंगे, हर स्टैंडर्ड के कितने डिवीज़न होंगे, उस डिवीज़न में कितने कितने टीचर्स होंगे, बराबर ना। उन टीचर्स के अंडर कौन काम करेगा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करना, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वो बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी का जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर है, वैसे ही बिजनेस का ऑर्गेनाइजिंग वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग हो जाए तो फिर स्टाफिंग किया जाता है। जब स्ट्रक्चर अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो फिर स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग मीन्स क्या, कि भाई लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को नौकरी के लिए बुलाना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग देने के साथ साथ लाइफ टाइम उसे बिजनेस के साथ जोड़े रखना, उन्हें कंटिन्यूसली प्रमोशन देते रहना। जो भी, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें बोनस वगैरह देना। अगर वो बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं तो उसके बाद भी उन्हें पेंशन जैसी जो है वो फैसिलिटीज़ देना। तो ये सभी चीज़ जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को बिजनेस के साथ हमेशा जोड़े रखना और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, तो वो स्टाफिंग कहलाता है, बरोबर ना। स्टाफिंग मतलब खाली नौकरी पे रखना नहीं, लेकिन उन्हें नौकरी पे रख कर उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, और इवन जब वो रिटायर होते हो तो उसके बाद भी उन्हें फैसिलिटीज़ देना, तो वो प्रॉपर स्टाफिंग कहलाता है। प्लानिंग में स्टाफिंग वो बिजनेस के लिम्स कहलाते हैं, लिम्स, बरोबर ना। मैनेजमेंट में स्टाफिंग वो बिजनेस का लिम्स कहलाते हैं। हमारे जैसे हाथ पैर होते हैं वो हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, वैसे ही बिजनेस के स्टाफ वो बिजनेस के लिए उतने ही ज़रूरी हैं, बरोबर। स्टाफिंग के बाद दूसरा फंक्शन आता है, वो आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग ये तीनों के बाद ही शुरू होता है।
ये तीन वो समझो मैनेजमेंट के बेसिक 3 फंक्शंस, इनके बिना और कुछ पॉसिबल नहीं है। ये तीनों अगर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स कहलाता है कि बिजनेस में जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें गाइडेंस देना, उन्हें सही डायरेक्शन देना कि ये काम इस तरह से करना है, और अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे समझाना, बराबर ना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें जो है वो कंटिन्यूसली ये जोश देते रहना कि नहीं भाई तुम ये काम कर सकते हो। तो इसे एक तरह का डायरेक्टिंग कहते हैं। सिंपल वे में डायरेक्टिंग मीन्स कि सामने जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें सही गाइडेंस देना। डायरेक्टिंग के बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स क्या, कि अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उन्हें सॉल्व करना, या तो फिर कि अगर बिजनेस का कोई भी कामकाज सही तरह से नहीं चल रहा है तो उसे कंट्रोल करना, तो उसे एक तरह की कंट्रोलिंग कहते हैं, बराबर ना। बिजनेस में अगर कोई एक्टिविटी प्रॉपर न चल रही हो तो उन्हें उन्हें सॉल्व करना, उन्हें ठीक करना, तो वो कंट्रोलिंग में आता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग वो जनरली बिजनेस का आखिरी फंक्शन कहलाता है। और कंट्रोलिंग के साथ ही जुड़ता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है ना, उन सभी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, तो वो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और सिर्फ एक्टिविटीज़ ही नहीं, बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं और जो ऑनर्स होते हैं, इन सबको भी एक दूसरे के साथ जोड़कर रखना, तो वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में अभी तो जस्ट मैंने शॉर्ट में समझा, इन सब के बारे में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हमारे, तो उन चैप्टर्स में इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ ये शॉर्ट में समझो, कभी एग्जाम में पूछे भी तो हम लोग आगे के चैप्टर्स करेंगे ना, तो उनके हिसाब से भी अगर इसमें भी वही पॉइंट्स लिखो तो भी ठीक ही है ना। एग्जाम में जब आपको प्लानिंग के बारे में पूछे तो वो फर्स्ट चैप्टर की प्लानिंग लिखो या थर्ड चैप्टर में जो प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन है वो लिखो, बात तो दोनों सेम ही हुई ना। तो इनके बारे में हैं पूरे पूरे चैप्टर्स, उसमें फिर डिटेल में समझेंगे। और एक आखिरी पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज, मैनेजमेंट के जो भी ये फंक्शंस किए जाते हैं ना, ये सभी जो फंक्शंस किए जाते हैं वो कौन कौन से एरिया में किस किस के लिए ये सब किया जाता है। तो उनमें जनरली 4 एरियाज आते हैं: मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इन चारों के लिए ये सब किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक्टिविटी इन सब के लिए किया जाता है। इनके बारे में भी आगे हमारे पूरे चैप्टर्स हैं। ये जो लास्ट के पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स के आगे के बाकी के सब हमारे चैप्टर्स हैं उसी में। तो इसमें भी शॉर्ट में समझे, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स क्या। मार्केटिंग का प्रॉपर मीनिंग ये कहलाता है कि बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन होता है ना, उन प्रोडक्शन को हमारे बिजनेस से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना, बराबर ना, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना, तो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। जहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में मेनली 4 फंक्शंस किए जाते हैं: प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करना, प्राइस नक्की करना कि जिससे बिजनेसमैन भी सेटिस्फाइड हो और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना कि उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाना, परफेक्ट वे में पहुंचाना, एंड प्रमोशन करना। प्रमोशन मतलब समझो सिंपल में एक तरह की एडवर्टाइजमेंट करना, बराबर ना। तो ये सब फंक्शंस वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आते हैं। दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो प्रेजेंट टाइमिंग में बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, कि बिजनेस में जो भी स्टाफ है, बिजनेस चलता है ह्यूमंस के थ्रू है, लोगों के थ्रू ही चलता है, मशीनों के थ्रू नहीं। तो जो भी स्टाफ है ना, उन्हें हमेशा बिजनेस के साथ जोड़े रखना, उन्हें मोटिवेट करते रहना, उन्हें सही गाइडेंस देते रहना, ये सभी एक्टिविटीज़ वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से फ़ायदा होता है कि हमारे बिजनेस में जो भी वर्कर्स काम करते हैं ना, वो हमेशा खुशी से काम करते हैं, बरोबर, वो पूरे जोश के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस का जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो कम होता है, लोग जो है वो बिजनेस छोड़कर चले नहीं जाते कि भाई इस बिजनेस में मज़ा नहीं है, इस नौकरी में मज़ा नहीं है, मैं दूसरी जगह नौकरी करूँगा, वो कम हो जाता है कि अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ का अच्छी तरह से ध्यान देते हैं तो। ये सभी एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि बिजनेस में जो भी फाइनेंस है, जो भी पैसा है, उनका मैनेजमेंट करना।
कि कब हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स के थ्रू के बैंक के से लोन लेंगे या कोई पार्टनर से पैसे लेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, उनका कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना इंटरेस्ट देना है, ये सभी डिसीजन लेना, मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी तरह का डिसीजन लेना, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेना कि बिजनेस में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना प्रोडक्शन करें। अगर मेरी पेन बनाने की कंपनी है तो मैं महीने में मुझे कितनी पेन बनानी होगी, सबसे पहले तो वो कैसी बनानी होगी, कौन सी क्वालिटी की होगी, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसकी प्राइस कितनी डिसाइड होगी, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होगा, तो जिसके ऊपर से प्राइस डिसाइड हो। तो प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी तरह का डिसीजन लेना, कोई भी तरह का मैनेजमेंट करना, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है, बरोबर ना। तो ये सब कहलाता है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सब पॉइंट्स देखे ना, अच्छी तरह से ये सब नोट्स भी बना लेना और अच्छी तरह से इसे रिवाइज करना। तो कल फिर इसके आगे के चैप्टर्स हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।